मूलभूत अधिकार की अगली यूनिट आपके सामने है। इसमें अनुच्छेद 22 जो कि दूसरे मूल अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है और उसके बाद हम तीसरा मूल अधिकार आज कंप्लीट कर लेंगे। तो सब मिला के 6 में से 3 मूल अधिकार आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अनुच्छेद 22 जो स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के ऊपर है। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 22 से। आर्टिकल 22 किसकी बात करता है? आर्टिकल 22 कहता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है ना, ये अरेस्ट पर्सन की डिटेंशन के अंतर्गत उसे कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। जब आर्टिकल 21 के अंडर में आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाता है और उसकी दैहिक स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात वो अरेस्ट हो जाता है, तो उस अरेस्ट के बाद उसके क्या क्या राइट हैं वो देता है हमको आर्टिकल 22। अरेस्ट और डिटेंशन से प्रिवेंशन कैसे हो, कैसे बचाव हो, उसमें कैसे आपको संरक्षण मिले, ये है आर्टिकल 22। तो देखिए इस आर्टिकल में 7 मिनी क्लॉजेज हैं 22.1 से लेकर 22.7 तक। इसको अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं इस पूरे अनुच्छेद को। एक है प्यूनिटिव अरेस्ट और दूसरा है निवारक निरोग विधि, मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट। इसको ऑर्डिनरी लॉ भी बोल सकते हैं। ये ऑर्डिनरी लॉ है और ये स्पेशल प्रिवेंटिव लॉ है। हम अरेस्ट को ये 2 प्रकार के अरेस्ट के रूप में दिखा सकते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से हमको इस अनुच्छेद के तहत कुछ अधिकार मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अनुच्छेद 22 देख लीजिए आप। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बनने वाली विधि को अनुच्छेद 21 की प्रस्तावित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। मतलब क्या? अनुच्छेद 21 में जो कानून बनाने के नियम दिए गए हैं कि आप किसी भी आधार पे कानून ऐसे नहीं बना सकते। आपने कोई कानून बनाया है अगर किसी की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए, तो वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे होना चाहिए, है ना। बिल्कुल वो व्यक्ति उस लायक है तभी उसको उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि उसमें आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो भी कानून बन रहा है, जो भी राइट मिल रहे हैं, वो आर्टिकल 21 को जरूर फॉलो करे, एक बात। उसके बाद आर्टिकल 22 इटसेल्फ क्या है? आर्टिकल 22 इटसेल्फ ये है कि जब आर्टिकल 21 आपको बचा नहीं पाया, आप अरेस्ट हो गए, उस दौरान आपके क्या क्या राइट्स होने जा रहे हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 को हम अरेस्ट के हिसाब से, डिटेंशन के हिसाब से 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला है ऑर्डिनरी लॉज के तहत जब व्यक्ति गिरफ्तार होता है ना, सामान्य दंडिक विधि। इसके अंदर अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 आते हैं। अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2), मतलब आर्टिकल 22.1 और आर्टिकल 22.2। इसके अंदर में क्या होता है कि जब इसके अंदर में आदमी को कुछ राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप अरेस्ट हो गए तो आपके सारे जो राइट्स हैं खत्म हो गए। इसके अंदर ही वो राइट्स होते हैं कि व्यक्ति अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसे उसका रीजन बताया जाए कि हमने आपको क्यों अरेस्ट किया। पहला पॉइंट कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको उसके रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए। मतलब क्या? उसे वकील करने का अधिकार है, उसे किसी से सलाह लेने का अधिकार हो जो उसका बचाव कर सके। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार हो गया तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब दूसरा क्या है? एडवाइस लेने का अधिकार, परामर्श लेने का अधिकार, वकील अपने लिए नियुक्त करने का अधिकार। ये इसका राइट आर्टिकल 22 के तहत है। आपने देखा होगा जो कोई और ऐसे व्यक्ति होते जो वकील हायर नहीं कर पाते तो कोर्ट उनको सरकारी वकील देता है। मतलब हमारा न्यायालय, हमारा संविधान सबको अपनी बात रखने के लिए मौका देता है, अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में रखने के लिए व्यक्ति देता है। अगर आप वकील नहीं रख पाते तो कोर्ट आपको वकील देता है। ये इस अनुच्छेद की खूबसूरती है और ये आपका अधिकार है। इसके बाद परामर्श का राइट मिल गया। जो आपकी अरेस्ट अगर हो रही है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा प्रशासन को। यह आपका अधिकार है। आपको 24 घंटे से ज्यादा वो अरेस्ट नहीं कर सकता बिना कोर्ट के सामने पेश किए हुए। ये आपका राइट है। ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके खो रखे हो आप, खो दिया आपको, कुछ पता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी प्रिविलेज हमको कहाँ मिल गई है? परामर्श का अधिकार, उसके बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको
आर्टिकल 22 के 22.1, 22.3 में और 2 में मिलते हैं। ये अधिकार ज्यादातर ना, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। और ये अधिकार किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी लोगों पर लागू नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? जो ये दो जो ऑर्डिनरी लॉ हैं अरेस्ट के, जो सामान्य कानून है अरेस्ट के, वो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, उस पे विदेशियों के ऊपर ये लागू नहीं होते हैं। अगर 24 घंटे से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के आगे आपकी पेशी नहीं होती है तो प्रशासन आपको छोड़ेगा। प्रशासन आपको 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकता अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं हुई है तो। ठीक बात? ये हिस्सा समझ गया आप 22 का। अब ये 3 से लेके 7 जो है, इसमें क्या कहता है? यह प्रिवेंटिव निरोध, मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट, मतलब कि आपके पहले किसी किए गए काम के आधार पे, प्रेजेंट में शक के भी आधार पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई ये व्यक्ति दंगा भड़का सकता अभी, क्योंकि इसने पास्ट में ऐसे कुछ काम किए हैं, तो सरकार कभी संवेदनशील परिस्थितियों में उसको पहले अरेस्ट कर लेती है कि माहौल ना बिगड़े, है ना। ये प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है, मतलब दुर्घटना से पहले के लिए ही समाधान निकालने की कोशिश। ठीक है, ये किसके ऊपर? ये नागरिकों एवं विदेशी सबके ऊपर है। सरकार अपने देश में शक के ऊपर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके प्रीवियस एक्ट को देख के, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसका हिस्ट्री शीटर जो आप देखते हो कि कोई बड़ा कांड होता है तो हिस्ट्री शीटर को प्रिवेंटिव तरीके से अरेस्ट हो सकता है, या ऐसा कोई आतंकवादी है जिसका पास्ट रिकॉर्ड उग्रवाद फैलाने का या कुछ ऐसा डराने कर रहा है कि जिससे भय का माहौल बनता हो, तो अगर सरकार को लगता है कि उस व्यक्ति के बाहर रहने से माहौल खराब होने की आशंका है तो उसको बिना कारण बताए वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति के कुछ राइट है। सबसे मेन बात, ये दोनों लोगों के ऊपर लागू है, नागरिक के ऊपर भी, इंडियन सिटीजन के ऊपर भी, फॉरेन के ऊपर भी। कोई विदेशी व्यक्ति भी ऐसा है तो उसे भी सरकार अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर व्यक्ति अरेस्ट हो गया, सरकार उसको 3 महीने तक बिना किसी कारण के भी अरेस्ट करके रख सकती है इस कानून के अंतर्गत। हाँ, पहला तो क्या है कि 3 महीने तक अरेस्ट रख सकती है। ठीक है, और ये जो टाइम है ये और बढ़ सकता है, बिकॉज उनको लगे कि भाई इसकी रिलीज होने से फिर समस्या बन सकती है, तो ये 3 महीने का टाइम जो है ये और भी इंक्रीज हो सकता है। कब? लेकिन ये कब इंक्रीज होगा? ये तब इंक्रीज होगा जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक एडवाइजरी बोर्ड हो और वो ये कहे कि नहीं भाई इस व्यक्ति को बाहर मत निकलने दो, सरकार को बोले कि इस व्यक्ति को बाहर मत निकलने दो, इसके बाहर निकलने से दिक्कत होगी, तो उनकी एडवाइस पे ये 3 महीना और भी आगे बढ़ सकता है। देखिए, इमरजेंसी के बाद 44वें संशोधन में ना इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए इसमें 3 महीने से घटा के 2 महीने कर दिया गया था, लेकिन फिर ये सफल हो नहीं पाया एक्चुअली, और वर्तमान में भी ये 3 महीने है। अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट के विधि के तहत अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो वो 3 महीने तक उसमें रह सकता है बिना किसी कारण के भी, सिर्फ शक के आधार पे, सस्पिशन के आधार पे। ठीक है, अब इसके राइट क्या क्या है इसको भी बताया जाएगा, किस कारण आपको गिरफ्तार किया गया। एक बात, इसको भी अपना रिप्रेजेंटेशन करवाने का अधिकार है, ये वकील नियुक्त करवा सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन किसी से करवा सकता है, किसी से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर इसका राइट है। समझ गया? तो हमारे पास 2 तरह के अधिकार होते हैं अनुच्छेद 22 में। सिंपल है, अनुच्छेद 22 डील करता है जब हमारी अरेस्ट हो जा रही है उसके बाद हमारे क्या क्या राइट्स हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार के अलग अलग राइट्स होते हैं। एक सामान्य ऑर्डिनरी लॉज होते हैं और एक प्रिवेंटिव लॉज होते हैं। ऑर्डिनरी लॉज में अगर हम कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो उसके अंतर्गत हमको प्रिविलेजेस मिलती है। प्रिविलेजेस तो क्या है, कुछ राइट्स मिलते हैं जिसके तहत अपना हम बचाव कर सके। और इसी प्रकार सस्पिशन के आधार पे या प्रिवेंशन के आधार पे जब अरेस्ट की जाती है तो उस समय भी आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि आपको कारण बताया जाएगा कि किस कारण से आप अरेस्ट हुए हो। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलेगा, आपके टेन्योर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। हाई कोर्ट की जो कमिटीज हैं उस एडवाइजरी बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही आपकी जो अरेस्ट है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 समझ गए। आर्टिकल 22 तब काम में आता है जब आर्टिकल 21 के तहत आपको
दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दी जाए, मतलब आर्टिकल 21 आपकी रक्षा नहीं कर पाया है, तब आर्टिकल 22 आपको कुछ राहत देता है। आर्टिकल 22 समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अब फंडामेंटल राइट, जो दूसरा फंडामेंटल राइट था, उसका पूरा भाग हो गया। 19 से लेके 22 तक के मूल अधिकार आपके हो गए। ये एक एक मूल अधिकार मैंने बहुत समय लेके कराया, तो प्लीज इसको ईमानदारी से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से इतने क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले बता दूं, फंडामेंटल राइट पूरा होते ही मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगा, ठीक है? एक पूरा वीडियो टेस्ट सीरीज के लिए होगा, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के हैं वो टेस्ट के रूप में मैं दूंगा और आपको तैयार करने हैं। बिल्कुल उसको रट जाइए आप, आने वाली यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो समय समय पे अब हम इसके बाद हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट जरूर लेंगे, तैयार रहेगा आप इन सब चीजों के लिए। अब अगला है तीसरा मूलभूत अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई हमसे जबरदस्ती कोई कार्य करवा रहा है, वो शोषण की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं जो इसकी बात करते हैं, सीधी बात, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 क्या कहता है? बालात श्रम का निषेध। मतलब क्या? बलपूर्वक श्रम कराना निषेध है, मतलब मनाही है। आप किसी से उसकी मर्जी के विपरीत काम नहीं करवा सकते हैं। उसका मन नहीं है, उसे काम, जैसे हम गांव में देते बेगार करवा ली, मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं दिया, चलो जी काम करो, है ना? ये इसके तहत एक दंडनीय अपराध है। एक चीज बता दूं आपको, आर्टिकल 17 के बाद सिर्फ आर्टिकल 23 ही है जिनके अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल भी हो जाएगी आपको, ठीक है? ये दोनों आर्टिकल 17 क्या था हमारा? अस्पृश्यता का अंत, है ना, कि छुआछूत भेदभाव का विरोध, वो भी दंडनीय था। और इसी प्रकार से आर्टिकल 23 भी दंडनीय है। इसके अंतर्गत वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, व्यक्तियों को खरीदना बेचना, जो वेश्याएं जो लड़कियों को खरीद के बेच देते हैं, ये सब इसी के अंदर में आता है। सारे क्रिमिनल ऑफेंस तैयार है इसके अंदर में, समझ गए आप? ये अस्पृश्यता के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूसरा दंडनीय अपराध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या? ये जो आर्टिकल है आपको, ये आर्टिकल 23वां आर्टिकल आपको राज्य से भी बचाता है, राज्य की भी आपके एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, और कि कोई व्यक्ति भी अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है तो भी आर्टिकल लग जाएगा। मतलब सरकार आपसे काम करवा रही है, आपको पैसा नहीं दे रही है पूरा, तो ये आर्टिकल आपकी मदद करेगा। किसी व्यक्ति के यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, जमींदार है, उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो, उसने भी आपके राइट का वायलेशन किया है, आपके साथ जबरदस्ती काम करवाया है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो भी ये वैलिड होगा। मतलब इंडिविजुअल से भी आपकी रक्षा करेगा और स्टेट से भी आपकी रक्षा करेगा, समझ गए? अस्पृश्यता के बाद दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है? उसके बाद इसके अंतर्गत कानून बने हुए क्या क्या चीजें कवर में आती हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराना, मतलब कि मानव का शरीर की खरीद फरोख्त, है ना, बेचना। आजकल देखते हैं कितना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चियों को बड़े बड़े माफिया जो है भीख मांगने वाले या वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाले सभी लोग कार्य करते हैं। इसके ये ऑफेंस इस रूल के अंडर में आता है, आप समझ गए? अगर हमसे जबरदस्ती हमें कोई कन्फाइंड करके हमसे कोई ऐसा कार्य कराता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, तो आर्टिकल 23 का क्या है? वो सीधा सीधा वायलेशन है। क्या है? वायलेशन है। क्लियर हो गए? इसी आर्टिकल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था जिसके तहत आप कुछ राइट और मिले थे। हमारा संविधान इसीलिए महान है। दीना बनाम भारत संघ के केस में जो जेल में कैदी हैं, जो काम करते हैं, उनको भी पैसे किस प्रकार दिए जाए, उनको भी जो उनकी सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका मेहनताना है, वो भी सही प्रकार से देना सुनिश्चित किया जाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। दीना बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो जेल में बंद जो कैदी हैं, जेल में जो बंद कैदी हैं, उनके मेहनताने को सुरक्षित किया जाए। समझ गया? ये इंपॉर्टेंट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, देखिए आर्टिकल 23 में भी है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं कर सकते, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चे के लिए तो प्रोहिबिशन है ही कि बालक से आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है? बाल श्रम बिल्कुल मनाही है। अब आर्टिकल 24 आ गया। आर्टिकल 24 स्पेशली
एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन? 5 वर्ष से 14 वर्ष से कम, 5 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चे से आप अगर कोई भी कार्य कराते हैं तो वो निषेध है, वो प्रोहिबिटेड है, वो